हेलो एवरीवन, मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ एसिड बेस कंसेप्ट का पार्ट 4 डिस्कस करूंगा, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड कटायंस। वो फैक्टर देखेंगे जो अफेक्ट करते हैं एसिड के स्ट्रेंथ को। और ये जो हमारे एसिड हैं ये हाइड्रेटेड कटायंस, यानी ऐसे फैक्टर्स जो हाइड्रेटेड कटायंस वाले एसिड के फैक्टर्स को अफेक्ट करें। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है वो डिस्कस करेंगे। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस देखेंगे, अमाइंस की बेसिसिटी कैसे होती है, एंड रीजन फॉर द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, और क्या रीजन है जिसके वजह से बेसिसिटी ऑफ अमाइंस है ना। एंड बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स की क्या बेसिसिटी है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड कटायंस। ऐसे फैक्टर जो एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करे हाइड्रेटेड कटायंस के। सबसे पहले स्मॉल एंड हाईली चार्ज कटायंस दैट इज लार्ज charge to size ratio can lead to rupture of OH bond in the hydrated cation to yield hydrolyzed species and hydrated proton। स्मॉल और हाई चार्ज के कटायंस जिनके पास लार्ज साइज टू चार्ज रेशियो हो और वो रप्चर करते हैं OH बॉन्ड को, OH बॉन्ड को रप्चर यानी निकाल लेते हैं इन द हाइड्रेटेड कटायन टू यील्ड हाइड्रोलाइज्ड स्पीशीज, जिसकी वजह से हमें हाइड्रोलाइज्ड स्पीशीज मिलता है ऑफ हाइड्रेटेड प्रोटॉन, हाइड्रेटेड प्रोटॉन्स का। नाउ एग्जांपल लीजिए। देखिए यहाँ पे मेरे पास मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है जिसमें ये जो M है दिस इज माय मेटल H2O एंड N इज द नंबर ऑफ H2O। हमारे पास N नंबर ऑफ H2O है। इसके ऊपर चार्ज M का है, M प्लस का चार्ज है एक्वस सॉल्यूशन में। मैं उसका रिएक्शन कराता हूँ H2O के साथ। ओके ना, क्या होता है, रिएक्शन आगे बढ़ता है। अब मैं देख सकता हूँ कि H2O में से N जो कि नंबर ऑफ H2O है उसमें से -1 हो गया है। -1 यानी उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया है और यहाँ पे एक OH ग्रुप आ गया है। ओके ना, अब क्या होता है, जो मेरा पॉजिटिव चार्ज M था, पॉजिटिव चार्ज M में से 1 माइनस हो गया है। मतलब M मान लीजिए मेरा 2 था तो उसमें से -1 यानी अब इसके ऊपर चार्ज सिर्फ 1 रह गया है। ये एग्जाम्पल के लिए था ना। और इसके बाद मेरे पास बचा H3O, यानी आप देख सकते हैं कि मेरे इस कॉम्प्लेक्स में से H2O था जिसमें ये OH यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया और एक हाइड्रोजन को निकाल लिया गया है। एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है जिसकी वजह से एक एसिडिक सॉल्यूशन तैयार हो गया है। The larger the size charge to size ratio acidity, अगर ज़्यादा है चार्ज टू साइज रेशियो या एसिडिटी कटायन की, मोर पोलार OH बॉन्ड इन द कोऑर्डिनेशन H2O, तो ज़्यादा पोलार बॉन्ड रहेगा कोऑर्डिनेशन करने के लिए H2O को, एंड मोर इजली अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड, यानी जितना ही ज़्यादा चार्ज टू साइज रेशियो रहेगा एसिडिक कटायन का वो उतना ही ज़्यादा पोलार OH बॉन्ड रखेगा, और जितना ही ज़्यादा ये पोलार OH बॉन्ड रखेगा कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन के H2O में से, उतना ही आसानी से हम इस हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है वो जितना पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा पोलार रहेगा उतना ही इजीली वो हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। On the basis of charge to size ratio, the relative strength decrease as follow। अब हम चार्ज टू साइज रेशियो के बेसिस के ऊपर ये डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को स्टडी करेंगे। जैसे देखिए हेक्सा एक्वाफेरेट 3+, हेक्सा एक्वा V,
वेनेडियम, CrH2O6 3+। अब जैसे कि मैं देख पाता हूँ यहाँ पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये डिक्रीज हो रहा है। ये एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ आर डिक्रीजिंग, दिस ऑर्डर में रिलेटिव स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं नोटिस करूं तो सबके ऊपर सेम चार्ज है, सबके पास सेम अमाउंट में और सेम टाइप का H2 लिगेंड है। अब बात ये आती है कि फिर इनकी जो एसिडिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो किस चीज़ के ऊपर मैटर करती है? ये मैटर करती है चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर। अब Fe का साइज सबसे छोटा होता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनमें जो स्मॉल साइज है वो है Fe का। साइज कम होने की वजह से इट्स बिकम अ मोर एसिडिक। नेक्स्ट देखते हैं, अमॉन्ग द डाइवेलेंट हाइड्रेटेड कटायन द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज इन ऑर्डर। अब मेरे पास डाइवेलेंट कटायंस हैं, अब इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कैसे डिक्रीज हो रहा है? यहाँ पे देखिए, लिगेंड एंड चार्ज आर सेम इन ऑल एग्जांपल्स। यहाँ पे सब में लिगेंड और चार्ज सेम है और इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ये भी डिपेंड करता है चार्ज टू साइज रेशियो के ऊपर। The acidic character of hydrolyzed is directly proportional to the charge density on metal ions. ये जो एसिडिक कैरेक्टर होता है हाइड्रोक्साइड्स का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के ऊपर, यानी कितना चार्ज की डेंसिटी है मेटल आयंस के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है ना। जनरली cations with smaller size have a greater charge to size रेशियो एंड डेंसिटी, चार्ज टू चार्ज डेंसिटी। जितना ही स्मॉलर साइज का कटायन रहेगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। साइज डिक्रीज इन ऑर्डर। अब देखिए, ये जो Fe है, Fe2+, ये Fe3+ से बड़ा होता है और Fe3+ एल्यूमिनियम से बड़ा होता है, एल्यूमिनियम 3+ से, यानी दिस इज माय डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। इस डायरेक्शन में साइज डिक्रीज हो रहा है ना। एसिडिक कैरेक्टर इज रिवर्स्ड। अब रिवर्स होगा एसिडिक कैरेक्टर, जैसे FeH2O6 2 के ऊपर ये लेस एसिडिक होगा एज कंपेयर टू FeH2O6 3+, एंड ये लेस एसिडिक होगा एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम 6 3+। Now, as the size of central metal ions increases, trend in LMCT energies also increases. जब साइज सेंट्रल मेटल आयंस का इंक्रीज होगा तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। द ऑर्डर ऑफ साइज इज, चलिए अब इनका ऑर्डर ऑफ साइज देख लें। अभी जो V+5 है, this is a larger in size as compared to Cr+6 and it is a larger than Mn+7। अब यहाँ पे देखिए, वेनेडियम tetraoxide -3 is larger in size as compared to the chromium tetraoxide -2, it is larger than MnO4-, यानी पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो स्मॉल साइज का होगा और नेगेटिव चार्ज जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही वो लार्जर साइज का होगा। सम ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ट्रेंड।
यहाँ पे हमने हाइड्रोक्साइड ट्रेंड के एसिडिक कैरेक्टर्स का ऑर्डर अरेंज किया है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एसिडिक दिखाया गया है वो है Na2O6+, उसके बाद है Ni2O6 2+, MnS2O6 2+, and SCH2O 3+. This is the order of acidic character of hydroxide trains. गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस। द आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम ऑफ बेस कैन बी स्टडी लाइक एसिड। जो आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम है बेस का, हम उसको एसिड की तरह ही आसानी से पढ़ सकते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ बेस को कंसिडर कर लीजिए। आपके पास बेस है BOH। BOH है वो आयोनाइज होता है तो आपको B+ और OH- देता है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मे बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इस केमिकल इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, Kb इज इक्वल टू B+, यानी Kb इज इक्वल टू B प्लस एंड मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाय रिएजेंट, यानी मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इससे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb मिल जाएगा। अब ये जो Kb है इसे हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस भी कहते हैं। देखिए, Kb इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। द हायर Kb वैल्यू स्ट्रॉन्गर द बेस। जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा या डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा बेस का, उतना ही वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। Kb may be expressed as, इस Kb को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं PKb के फॉर्म में। PKb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb। माइनस लॉग ऑफ Kb को कैन बी रिटर्न एज 1 डिवाइड बाय लॉग Kb। The larger the value of PKb, lesser is the dissociation and weaker is the base। कहने का मतलब है PKb की वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगी उसका डिसोसिएशन जो है वो उतना ही कम होगा, और डिसोसिएशन कम होगा तो वो एक वीक बेस होगा। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखें, जो बेस है हमने यहाँ पे एक बेस कंसिडर किया हुआ है C2H5NH4 CH4OH AgOH and CaOH ट्वाइस। इनका pKb वैल्यू देखते हैं। जो C2H4 C2H5NH4 है उसका pKb वैल्यू है 10.8। NH4OH का pK वैल्यू है 4.75। AgOH का वैल्यू है 3.69 एंड CaOH ट्वाइस का वैल्यू है 2.43। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो pKb वैल्यू है सबसे कम है CaOH ट्वाइस के लिए एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए, ये सबसे कम है। इसका मतलब है कि CaOH ट्वाइस इज मोर बेसिक अमॉन्ग दिस बेसिस। जितना ज़्यादा pKb वैल्यू होगा उतना ही कम बेसिक होगा वो, और जितना कम pKb वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। चलिए डिस्कस करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। NH3 is the weakest base in the aqueous medium, while CH3NH2 methylamine is a stronger base than NH3.
जो अमोनिया है वो एक वीकेस्ट बेस होता है एक्वस मीडियम में, लेकिन प्राइमरी अमाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड इज नॉट एक्ट एज बेस। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड बेस की तरह एक्ट करता ही नहीं है, वो बेस होता ही नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ, अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। सेकेंडरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, उसके बाद होता है प्राइमरी अमाइन, फिर होता है अमोनिया, एंड देन N2H4, उसके बाद NH2OH and at last NF3. NF3 is the least basic which is not act like a base. NF3 बेस की तरह एक्ट करता ही नहीं है। रीजन फॉर द बेसिसिटी ऑफ अमाइन, अब बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के लिए क्या रीजन है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, दिस ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्सटीट्यूएंट ऑन द नाइट्रोजन एटम। जो बेसिसिटी ऑफ अमाइन है हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा सब्सटीट्यूशन किया गया है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन की बेसिसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। द रिप्लेसमेंट ऑफ H in ammonia by electron withdrawing group such as NH2, OHF, etc. decrease the basicity of ammonia. This group withdraw electron density from nitrogen and making it slightly positive and hence reduce the basicity. अगर मैं अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल के उसको किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ सब्सटीट्यूट कर दूं, जैसे कि NH2OHF, तो वो डिक्रीज कर देंगे बेसिसिटी ऑफ अमोनिया को। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव कर लेंगे, और जैसे ही नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी वो स्लाइटली पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा, और जिसके कारण बेसिसिटी रिड्यूस हो जाएगी। एग्जाम्पल लीजिए, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास अमोनिया था, इसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड थे। अब मैंने उस एक हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्लेस कर दिया है OH के साथ। OH इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके वजह से ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आते ही अमोनिया का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। The replacement of hydrogen in ammonia by electron releasing group like alkyl group increase the electron density of nitrogen, thus increasing the basicity. अब क्या होता है कि मैं नाइट्रोजन को सब्सटीट्यूट करता हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसे देखिए अल्काइल मेरा एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ भेजेगा, जिसके वजह से नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते ही हमारा अमोनिया ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। यानी पॉजिटिव आई इफेक्ट इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, एंड माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं बेसिसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग अल्काइल ग्रुप एज। अभी हमने देखा पॉजिटिव आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा था बेसिक स्ट्रेंथ को, कैसे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब 2 अल्काइल ग्रुप आ गए हैं नाइट्रोजन के ऊपर, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। इसके लिए सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक। यहाँ पे देखिए टर्शरी अमाइन आर वीकर बेस देन अ प्राइमरी अमाइन। अब आप लोग कहेंगे कि इसके पास तो 3 अल्काइल ग्रुप है, ओके, पर ये फिर भी प्राइमरी अमाइन से लेस बेसिक क्यों है? बिकॉज ये इसके
बल्कीनेस की वजह से होता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉल्वेशन, सॉल्वेशन की वजह से होता है। देखिए ये है सेकेंडरी अमाइन जो सबसे ज़्यादा बेसिक है, उसके बाद होता है प्राइमरी अमाइन, फिर होता है टर्शरी अमाइन एंड देन अमोनिया। ये इसके पास पॉजिटिव आई इफेक्ट भी है और प्रॉपर सॉल्वेशन भी है। इसके पास एक पॉजिटिव आई इफेक्ट है और ये प्रॉपरली सॉल्युबल होता है वाटर में। इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप है, टर्शरी है ये, लेकिन ये प्रॉपरली सॉल्युबल ही नहीं है सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है प्राइमरी वाले से। अमोनिया नो पॉजिटिव आई इफेक्ट बट प्रॉपरली सॉल्युबल इन वाटर, इसे कहते हैं। दिस इन्फ्लुएंस इज ड्यू टू द, ये जो इन्फ्लुएंस आया है ये सॉल्वेशन की वजह से आता है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। Solubility of amine depend upon the intermolecular hydrogen bonding with water. No hydrogen, more hydrogen bond, more soluble and become the more basic. देखिए जो solubility है अमाइंस की वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा सॉल्यूशन में, और जितना ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा उतना अच्छे से वो बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर पाएगा। द सब्सटीट्यूशन ऑफ अमोनिया डिक्रीज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डिक्रीज सॉल्वेशन ऑफ अमाइन एंड डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्शरी अमाइन। अब क्या होता है जब ज़्यादा सब्सटीट्यूशन हो जाता है अमोनिया के ऊपर, अब यहाँ पे मैंने 3 सब्सटीट्यूशन कर दिया है पॉजिटिव आई ग्रुप का, क्या होता है अब ये बल्कि हो गए हैं, बल्कि होने के कारण ये प्रॉपरली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, जिसके वजह से ये प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होता। प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होगा तो ये अपना बेसिक स्ट्रेंथ प्रॉपरली शो नहीं कर पाएगा। यहाँ देखिए हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है सॉल्वेशन का ही। इंक्रीजिंग पॉजिटिव आई इफेक्ट, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। देखिए नो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, 1 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, 2 सब्सटीट्यूशन एंड 3 सब्सटीट्यूशन, यानी टर्शरी अमाइन के पास सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। लेकिन अगर मैं सॉल्वेशन की बात करूँ तो सॉल्वेशन डिक्रीज हो रहा है। इट इज़ द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज़ अ मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब इनका बेसिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अमोनिया इज द लीस्ट बेसिक, अमोनिया से थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक होता है टर्शरी अमाइन, टर्शरी के बाद होता है प्राइमरी अमाइन एंड प्राइमरी अमाइन के बाद होता है फाइनली सबसे ज़्यादा बेसिक जो होता है वो होता है सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन इज द मोस्ट बेसिक अमॉन्ग ऑल द अमाइंस। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स की बेसिसिटी कैसी होती है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मेटल ऑक्साइड कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। मेटल ऑक्साइड जो है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। पहला एसिड ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड दैट इंक्रीज द प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर। एसिड ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड डिक्रीज द H+ कॉन्सेंट्रेशन व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर। जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वो H+ आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं जब भी उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। यहाँ देखिए इक्वेशन है
CaO को जब मैं वाटर से रिएक्ट कराऊंगा तो Ca2+ हो जाएगा और 2OH माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से वाटर जो वाटर का H+ था वो कम हो गया है। H+ कॉन्सेंट्रेशन आर डिक्रीजेस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड देख लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के पास क्या होता है, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड एज वेल एज बेस की तरह एक्ट करते हैं जब भी उनको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में। एग्जांपल देखते हैं, देखिए ये है एग्जांपल। Al2O3 जब भी H+ के साथ 6 मोल्स ऑफ H+ के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें देता है 2Al3+ and 3 moles of water which is basic. Now Al2O जब हाइड्रोक्स 2 मोल्स ऑफ OH- के साथ रिएक्ट करेगा तो ये 2AlO2- देगा और H2O देगा, जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अलोंग इन अ पीरियोडिक टेबल। जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, जैसे जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। यहाँ पे देखिए मैंने ग्रुप 13 ऑक्साइड्स का एग्जांपल लिया है। B2O3 ये एसिडिक है, Al2O3 और Ga2O3 ये एम्फोटेरिक होता है, In2 और O3 Ti2O ये बेसिक होते हैं। नाउ ग्रुप 2 का एग्जांपल लेते हैं। BeO ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, MgO ये वीकली बेसिक होता है, CaO ये बेसिक होता है, SRO ये भी बेसिक होता है और BaO ये भी बेसिक होता है। लेकिन इस डायरेक्शन में जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी दिस इज द मोर बेसिक इन द ग्रुप 2 ऑक्साइड्स। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद।